छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में घमासान मचा हुआ है और इस घमासान के बीच चुनाव प्रचार भी तेज हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और वो दिन रात प्रचार में जुटे हैं। सीएम भूपेश बघेल लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं और प्रत्याशियों का नामांकन भी करा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक दिन सीएम भूपेश बघेल के साथ गुजारा और उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायगढ़, सरगुजा और पाटन के दौरे पर रहेंगे। नॉमिनेशन में वो शामिल होंगे और उसके बाद फिर प्रचार भी वहां पे करेंगे। पिछले कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, ये सिलसिला लगातार चल रहा है कि आप नॉमिनेशन भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश स्तर के नेता की डिमांड है ही नहीं है, तो मजबूरी में राष्ट्रीय नेताओं को बुला रहे हैं और उत्साह भी नहीं है उसमें, तो जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर रहे हैं। चलिए, सफर में लगातार हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ हम चलते रहेंगे और चर्चा चलती रहेगी। और चलते हैं फिलहाल रायगढ़ के लिए, और रायगढ़ में हम बातचीत करेंगे, प्लेन में भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनका गेम प्लान है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने जो चुनाव है उसको लड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ पहुंचने वाले हैं और रायगढ़ में नामांकन में शामिल होंगे और वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन प्रदेश को लेकर के जो पूरा पॉलिटिक्स है उस पर हम बातचीत करते हैं। आपने धान को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत होती रही है। आपने एक और दांव चला है, वो है कर्ज माफी का। इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसान को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। और पिछले 5 साल हम लोगों ने काम किया, बीच में कोरोना भी आया और किसान काफ़ी खुश भी हैं, लेकिन ये उम्मीद कर रहे थे कि एक बार और कर्ज माफ़ी हो। सब दबी जुबान चर्चा करते थे, तो हमने कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दी और देखिए चुनाव एक तरफा हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि चर्चा, जो राजनीतिक चर्चा चल रही है, उस चर्चा के मुताबिक प्रदेश में ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से जवाब देंगे? इसका क्या इम्पैक्ट है? ये कितनी बड़ी चुनौती है? इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन लोगों में इसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि 5 साल में हमने सभी वर्ग के, सभी धर्म के मानने वाले, सभी पंथ के मानने वालों के लेकिन हमने काम किया है। सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे आदिवासियों की है और आदि जो संस्कृति है उसको न केवल संरक्षित करने और संवर्धित करने का काम हम लोगों ने किया। उनकी भाषा, उनके आस्था के केंद्र, उसके निर्माण करने का हजारों की तादाद में, 1-2 नहीं, हजारों की तादाद में हमारे देवगुड़ी बनाए, माता गुड़ी, पेन गुड़ी, ठाकुर देव, ये सब बनाने का काम हम लोगों ने किया है। आदिवासी नृत्य महोत्सव भी हमने कराया। उसी प्रकार से राम वनगमन पर्यटन पर किया। अनेक जगह भगवान राम की दिव्य मूर्ति की स्थापना हम लोगों ने की, जिसमें आप राजिम कहें, चंपारण कहें, सिहावा, आप सिवरी नारायण, फिर कोरिया जिला, फिर रामगढ़ की पहाड़ी, सब जगह आप देखेंगे। और सौंदर्यीकरण, तुतुरिया आप कहेंगे, तो सब जगह हम लोगों ने वो काम किया। उसके बाद रामायण महोत्सव, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का भी आयोजन। उसी प्रकार से कबीर पंथ के मानने वाले भी बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ में, तो कबीर सरोवर भी हम दामाखेड़ा बना रहे हैं। उनके आश्रमों के लिए बहुत सारे अनुदान भी दिए हम लोगों ने। कबीर आश्रम जो छत्तीसगढ़ में बहुत अंदरूनी गांवों में है, सबको हमने मदद की। फिर आ जाइए गुरु घासीदास जी के मानने वाले, वो भी बड़ी संख्या में। तो मॉडल जैत खाम भी सभी ब्लॉकों में हमने खड़गे जी खातों से शिलान्यास करा दिया। तो लगातार ये कोशिश है कि सबको सम्मान, जितने भी हमारे यहाँ। बौद्ध परिसर भी है सिरपुर में, उसका भी सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। तो सर्वधर्म संभाव की जो बात है वो हमने किया और सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ये कोशिश ये लोग कर रहे हैं वो नाकाम कोशिश है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में चर्चा इस बात को लेकर के चल रही है कि चूंकि बस्तर और सरगुजा के क्षेत्रों में आप पीक पर थे, पिछले चुनाव में सबसे करीब सारी सीटें जीती हैं। चर्चा ये है कि वहाँ पे कांग्रेस की सीटें कम होंगी, तो
आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, इसको कैसे मेकअप करेंगे? पहली तो आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि सीटें कम होगी। चर्चा चल रही है। चर्चा कर भी लें, एक आध दो सीट यदि ऊपर नीचे हो भी जाता है तो सबसे बड़ा बिलासपुर संभाग है, पिछले समय हम लोग बहुत कम रह गए थे, उसमें एक तरफा हम लोग आने वाले हैं। तो आंकड़े में कोई कमी नहीं होगी, मतलब जो एक 68 सीट जीते थे और बाद में 3 और आए थे, उससे ऊपर ही जाना है, 71 से ऊपर जाएगा। अच्छा, एक और छोटे छोटे दल है, कहीं पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जनता कांग्रेस है, बीएसपी है, इस चुनाव में उसको कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखा? हमारा राज पार्टी भी है। हाँ। ये इसमें से बहुत सारे पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी सहायता कर रही है, उसके हिसाब से कैंडिडेट आप पार्टी की भी गिन लो। आप पार्टी है, बीएसपी है, जोगी कांग्रेस है, हमारा राज पार्टी है, ये सब भाजपा के हिसाब से सब कैंडिडेट तय कर रहे हैं। लोग उनके रोज उनकी बातें हो रही है, मीटिंग हो रही है, कैसे कांग्रेस का वोट काटा जाए, लेकिन जनता इसको जान चुकी है, उसके झांसे में नहीं आएंगे। एक सवाल इस बात को लेकर के है कि कल आपने एक बयान दिया ईडी को लेकर के, तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई, और फिर उसके बाद भाषा को लेकर के रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने सवाल उठाए। कौन सा भाषा? जो आपने कहा कि कुत्ते बिल्ली किससे ज़्यादा ईडी के अधिकारी हो गए, तो मैंने उनको कुत्ता बिल्ली तो नहीं कहा, मैंने कहा गली मोहल्ले में जितने कुत्ता बिल्ली घूमते हैं उससे ज़्यादा ये अधिकारी लोग घूम रहे हैं। इतने मतलब रायपुर, दूर, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे इतने घूम रहे हैं। 300 से अधिक छापे डाल चुके हैं। देश में कहीं इतना छापा डाला है? छोटा सा राज्य है, उसमें भाषा क्या गलत है? मैंने उससे तुलना उससे नहीं की, उसे तकलीफ क्यों हो रही है? इतना भी घूमना भी क्या चाहिए? कार्रवाई करे ना चिट फंड कंपनी वालों के खिलाफ। महादेव के मालिक को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उसको बंद क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार? सवाल इस बात का है। एक देखा गया है ट्रेंड की जो इलेक्शन होते हैं कई बार तो परिणाम कुछ और आते हैं, फिर उसके बाद कुछ लोग दल बदल करते हैं। आप लोगों का आरोप है कि करवाए जाते हैं और उसके बाद सरकार किसी और की। तो ये जो इलेक्शन आप लोग कॉन्फिडेंट है कि हम लोग जीत रहे हैं, तो पोस्ट इलेक्शन को लेकर के क्या आप लोगों की रणनीति? देखिए, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि भाई ये 10-5 वाली बहुमत में काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑपरेशन लोटस में ये लोग महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में ये लोग बदल चुके हैं। राजस्थान में असफल कोशिश उन्होंने की। तो बहुमत तो इसी प्रकार से देना जैसे अभी 68 सीट दिए थे पिछले समय, उससे ऊपर ही देना है, ताकि लोग तोड़ फोड़ ना कर सकें। तो ये अपील आप कर रहे हैं जनता से? जनता से यही अपील कर रहा हूँ, मैं लगातार अपील कर रहा हूँ। कल भी भाषण में मैंने कहा, मुंगेली भाषण में कहा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जनता से जो उनकी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के साथ उनको वोट दें। अब थोड़ी देर के बाद रायगढ़ में उनकी सभा होगी, उसके बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। किसान विरोधी सरकार न केवल यहाँ बैठे बल्कि दिल्ली में भी बैठे 3 काला कानूनों में लागू करी 800 से अधिक किसान शहीद हो गए। किसान के दबाव के चलते भारत सरकार वो काला कानून वापस करे गए। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार किसान मन के विरोध में फैसला कर रही है। डबल इंजन की सरकार एवं थे 2014 से लेकर 2018 तक डबल इंजन की सरकार रही थी। रमन सिंह मुख्यमंत्री रही थे, मोदी जी प्रधानमंत्री रही थे। जैसे डबल इंजन की सरकार बनी, किसान मन के साथ अन्याय करे के काम करी, कहर पर पाए के काम करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे रायगढ़ की सभा में पहुंचे और जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने निशाने पर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा, बल्कि जोरदार हमला डॉक्टर रमन सिंह पर किया। उनके 15 साल के कार्यकाल को लेकर के हमला किया। इसके अलावा उनके निशाने पर ओपी चौधरी रहे, जिसको उन्होंने कहर बरपाने वाला बताया और अडानी का खास बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
को सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार जो मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं उनके साथ उनके जो भी नारा लगा रहे हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफी भीड़ है और भीड़ में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री को बिल्कुल ध्यान से हर कोई सुन रहा है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पे हमला किया है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे, जहाँ उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव हैं, जहाँ पर अमरजीत भगत हैं और वहाँ पर उन लोगों के लिए कैंपेन करेंगे। रायगढ़ की सभा हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे हैं अंबिकापुर। रायगढ़ की सभा में उन्होंने किसानों के मसले पर जबरदस्त बातचीत की और रमन सिंह को भी निशाने पर रखा। आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन जो है भूपेश वर्सेस रमन होते जा रहा है, जिस तरह से आपने अटैक किया? रमन सिंह ही चेहरा है, क्योंकि जितनी टिकटें बटी है वो रमन सिंह के हिसाब से अपने भांजे अपने भांजियों को भी टिकट दिलाने में सफल हुआ है और जितनी टिकटें बटी उसी हिसाब से। तो यहाँ भी टिकट जो पहली बार चुनाव लड़ा खरसिया हार गया, उसको रायगढ़ में दिया है। किसके कहने से? रमन सिंह खास अमन सिंह है, उसका खास बंदा ये है और सीधा वो अडानी जुड़ा हुआ है। कहर बरपाने को लेकर के भी आपने? हाँ, अब वो तो वहाँ तक कहर उसका चला नहीं, यहाँ भी नहीं चलेगा। तो यहाँ भी उसका कहर नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री के साथ हम लगातार इस दौरे में शामिल हैं। जब चुनाव का वक्त होता है तो टाइम निकाल करके खाना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर से मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन वो घर से बिल्कुल घर का ही खाना पसंद करते हैं और घर का खाना ही लेकर के चलते हैं। आप देखिए कि बैंगन, गोभी और भाजी, मुख्यमंत्री हमेशा इस चीज़ को पसंद करते हैं और बिल्कुल सादा खाना खाते हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा घर का ही खाते हैं आप? बिल्कुल, कोशिश तो ये रहती है। क्या पसंद है वैसे खाने में आपको? हर सीजनल जो भी सब्जी मिले सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें स्वाद रहता है। तो चाहे वो भाजी हो, अभी सीजन में जैसे भटा है, मटर है, गोभी अब आने लगा है, सेम है, सबसे अच्छा लगता है। तो ये है मुख्यमंत्री की फिटनेस का राज कि घर का खाना खाते हैं, खूब एक्सरसाइज भी करते हैं और लंबे लंबे कार्यक्रम सुबह से लेकर के जो उनका कार्यक्रम शुरू होता है देर रात तक चलता है। लगातार लोगों से मुलाकात, सभाएं, प्रचार। चुनाव का वक्त है तो जाहिर तौर पे काफ़ी लंबे लंबे दौरे करने पड़ते हैं। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे, लेकिन उसके बाद जो सभा होनी थी वो रद्द कर दी गई। लेकिन मुख्यमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, तो मुख्यमंत्री ने, आप देख सकते हैं कि अनौपचारिक रूप से इन लोगों से बातचीत की और सभा को संबोधित किया। भूपेश बघेल आप देख सकते हैं कि कैसे समर्थकों ने घेर लिया है और एयरपोर्ट से ठीक बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पे पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री से उतरे हैं और उतर करके उनका स्वागत का जवाब दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पे काफ़ी देर से इकट्ठा थे और ये कांग्रेसी इंतजार कर रहे थे। जाते समय चूंकि नामांकन का वक्त कम था इसलिए समय नहीं मिला, लेकिन आते समय मुख्यमंत्री तमाम लोगों से मिलते हुए अब वापस एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। रायगढ़ और सरगुजा में नॉमिनेशन और सभा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस रायपुर लौट रहे हैं और रायपुर के बाद वो अपने क्षेत्र पाटन जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, सरगुजा में सभा रद्द हुई, क्या वजह रही? पहले तो सभा तो थी, लेकिन ये समय को देखते हुए मैंने कहा कि नॉमिनेशन में रहेंगे और नामांकन भी आखिरी समय में पहुँचे हम लोग। तो मैंने कहा जब पब्लिक कुछ लोग हैं, सब साथी लोग, मीडिया भी लोग हैं, संबोधित कर देते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि तैयारी तो उनकी पहले से पूरी थी, कि मेरे पास ही समय भाव कारण से मैंने कहा कि नामांकन में रहूँगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा बोल भी दूँ। नहीं, लेकिन एक चीज़ नज़र आई, रायगढ़ में भी नज़र आया, सरगुजा में भी नज़र आया कि सरगुजा में तो सभा रद्द होगी, उसके बाद भी लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे, फिर आपको इवेंचुअली जाना पड़ा। हाँ, वही हुआ कि लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं, अपेक्षा थी, तो अपेक्षा है तो फिर आप उसको पूरा कैसे नहीं करोगे।
कार्यकर्ताओं को छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं आप। इसके अलावा जैसे अभी आपसे चर्चा हुई थी तो आपने कहा था कि रमन ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, तो जाहिर तौर पे आप भी चेहरा हैं कांग्रेस पार्टी के, और आपको लेकर के भी ज़बरदस्त क्रेज़, क्या इसी तरीके से इसको देखना चाहिए? देखिए, पार्टी ने तय किया है और शैलजा जी बार बार कह रहे हैं कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये तो कई बार कह चुके थे, इसमें कुछ कहने बात है ही नहीं है, मेरी तरफ से कुछ कहने की कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और कि अब चूंकि आपके 2 राष्ट्रीय नेता 3 राष्ट्रीय नेता जो बड़े नेता हैं उनके दौरे होने वाले हैं, तो क्या कुछ जनता को चूंकि आपके घोषणा पत्र का इंतज़ार है, तो क्या कुछ मिलने वाला है? कल राहुल जी आएंगे, 2 सभा संबोधित करेंगे, परसों कल रात रुकेंगे, परसों भी कवर्धा और राजनांदगांव में 2 सभा संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से कल राहुल जी कुछ न कुछ अनाउंस करेंगे, गारंटी के बाद जो 4 गारंटी हमारे हो गए हैं, हो सकता है कल कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करें। आपने रमन सिंह को कमीशन खोर बताया, सबसे बड़ा कमीशन खोर, लेकिन बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उनको राम की संज्ञा दे रही हैं। अब उसके नज़र में देखिए, वास्तविकता तो यही है कि जब नान घोटाला हुआ, सीएम सर और सीएम मैडम का नाम है, ईडी आज तक की जांच नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है तो चिट फंड कंपनी में लगातार पूरा रमन सिंह का पूरे परिवार लगातार लगा रहा और सैकड़ों करोड़ नहीं हजारों करोड़ रुपया यहाँ से लूट के गए। राज्य सरकार से अनेक बार हमने पत्राचार किया भारत सरकार से कि हम लोग तो अपने तरीके से लगभग 200 करोड़ रुपया उसकी संपत्ति खोल करके अर्जित की और जो इन्वेस्टर है उसके खाते में डाले, लेकिन दूसरे राज्यों में इन्वेस्ट किए या बाहर किए होंगे तो वो तो ईडी जांच करे ना। मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बढ़िया केस तो यही है कि जनता का पैसा लिया और कहीं इन्वेस्ट कर दिया और भाग गए हाथ छोड़ के। इससे बढ़िया केस कुछ हो नहीं सकता, इसमें कोई जांच कर नहीं रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रमन सिंह का सीधा सीधा लिप्तता है, लेकिन कार्रवाई होना नहीं। और रमन सिंह खुद बोले 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो। कमीशन खोरों का हेड मुखिया तो वही था। ये जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में जैसे जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, एक ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के जो जातिगत जनगणना की बात है वो एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे आपके नेता राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, आप भी अपने भाषणों में। छत्तीसगढ़ की जो पॉलिटिक्स है उसमें इसका क्या असर आप देख रहे हैं इस चुनाव में खास तौर से? देखिए, जाति जनगणना केवल ओबीसी का नहीं है। जाति जनगणना में मतलब आप एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अपर क्लास सब में है। यदि आदिवासियों की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी करीब 42-43 प्रकार की जनजाति यहाँ निवास करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के 5-6 प्रियोरिटी टाइप्स हैं। तो इन टाइप्स में भी बहुत सारे जो जातियाँ हैं वो विकास के दौड़ में पीछे हैं बनिस्बत के कुछ और ट्राइबल्स के। उसी प्रकार से आप देखेंगे एससी में भी कुछ जातियाँ लाभ उठा पाए हैं, कुछ जातियाँ पिछड़ गई हैं। ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ हैं जो पिछड़ गए हैं इस दौड़ में, चाहे शिक्षा क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में भी देखेंगे पिछड़े हुए हैं। उसी प्रकार अपर क्लास में भी देखेंगे बहुत सारे अपर क्लास की ऐसी जातियाँ हैं जो इस दौड़ में पिछड़े हुए हैं। तो यदि जाति जनगणना होगी, आर्थिक सर्वेक्षण होगा तो उसके आर्थिक, शैक्षणिक सारी बातों को पता चलेगा। तो उसके आधार पर राज्य सरकार है, केंद्र सरकार योजनाएं बनाएगी ताकि समुचित ढंग से सबका विकास हो सके। इसका चुनाव में क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? देखिए, आम जनता में इसका असर है, लोग उसको गंभीरता से ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि जो हिंदू संगठन है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। इसमें भयभीत क्यों होना चाहिए? जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास तब होगा जब पता चलेगा आपके परिवार में और
आजकल तो विश्वगुरु परिवारजनों बोलते हैं, तो परिवारजनों में उसके परिवार के कौन सदस्य पिछड़ गया है, किसकी स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक है, किसकी शैक्षणिक स्थिति कमज़ोर है, ये तो पता चले। लेकिन वो पता करना नहीं चाहते, तो वो डर है कि जो वो हिंदुत्व का जो ताना बाना बुना है वो कहीं ताश के पत्ता ढा मच जाए। राम मंदिर को लेकर के भी खबरें आ रही हैं कि उसका भी इनॉग्रेशन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे? देखिए, हमने यहाँ अनेक जगह भगवान राम के दिव्य मूर्ति स्थापना कर दी। हमने इसका राजनीतिकरण नहीं किया, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान है, हमारे जन जीवन में रचा बसा है राम, तो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, उसमें हम ना नोट ले रहे हैं ना वोट मांग रहे हैं। ये लोग उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का कितना प्रभाव देखते हैं इस इलेक्शन में? मैं नहीं समझता कि स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन में उसको कोई प्रभाव पड़ेगा, तो वो मुख्यमंत्री बनने तो आ नहीं रहे। 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी है, और जो जानकारी निकल करके मीडिया में आई थी कि आप लोग विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की भी तैयारी करना है, तो क्या उसको लेकर के क्या तैयारी है, क्या उसका इस बार रहेगा? छत्तीसगढ़ में लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पिछले समय हमारे 2 सीट थी, इस समय और सीटें बढ़ेंगी हमारी। अगर आपकी सरकार आती है तो पिछली बार तो आपने जो रूरल डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया और रूरल डेवलपमेंट के जरिए बिजनेस को प्रमोट करने का काम किया। इस बार आपका फोकस क्या रहेगा? देखिए, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम जो ऑनगोइंग प्रोग्राम, जैसे हम वाटर रिचार्जिंग प्रोग्राम लिए, नरवा का कार्य, 13,000 नाले वाटर रिचार्जिंग के, 30,000 नाले हैं, हम सबको पूरा करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी की कभी कमी ना हो। दूसरी बात है, जो गौठान बनाए हैं, गौठान को और मजबूत करना पड़ेगा। गौठान कार्यक्रम सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी योजना है, बहुत जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है, जिसमें 6,500 जो गौठान है वो स्वावलंबी हो चुके हैं, हमको उसको पैसा देना नहीं पड़ता। हम उसमें और गतिविधि संचालित करेंगे ताकि लोगों को और रोजगार मिल सके। और सबसे बड़ी योजना जो है युवाओं के लिए है, वो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी के नाम से जो हम लोग खोला है, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क जो शहरों में हम खोल रहे हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। हाँ, चूँकि चुनाव है और बहुत सारे जनता के मन में सवाल होते हैं और जनता बहुत सारे बयानों को सुनती है और उसको लेकर के भी नैरेटिव सेट होता है। अभी हाल के दिनों में कल एक जवाब मांगा नोटिस दे करके हेमंत विश्व शर्मा से, तो जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में कर, उसको किस तरह से देखते हैं, उसका क्या असर है? देखिए, ये धार्मिक उन्माद फैला के वोट लेंगे, हालांकि निर्वाचन आयोग ने इसमें संज्ञान लिया है, कार्रवाई भी होनी चाहिए कि इस प्रकार से यहाँ आप धर्म के नाम से या सांप्रदायिकता के नाम से आप वोट बुरी करने की कोशिश करेंगे, वो गलत है। एक सवाल मैं ये समझना चाहूँगा, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री बने थे और मेरी आपसे चर्चा हुई थी तो आपने एक बात बोली थी कि चुनाव में कोई एक चीज़ काम करती है। अब इतने दौरे आपने कर लिए, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी चीज़ काम करती है? कोई एक बात काम करता है और वो नतीजे चेंज कर देते हैं, जब आप पिछले चुनाव में बदलाव वाली बात जो हुई थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक जो मजबूती करने काम हमने किया, तो आर्थिक मजबूती देने का काम किया, और जैसे हमने ऋण माफ़ी की घोषणा की, एक लहर सी दौड़ पड़ी है। इसका मतलब ये है कि लोगों को और आर्थिक रूप से हमको मजबूत बनाना पड़ेगा। तो इस बार वो 75 का नारा ही है या कुछ दूसरा भी है? नहीं, वो होगा जो रुझान दिख रहा है सब जगह। आप खुद भी गए हैं, रायगढ़ गए, यहाँ आए, लोग इंतजार कर रहे हैं, बिना माइक की भी भाषण सुनने के तैयार है, बैठे हैं। आपने देखा है, तो ये तो ज़बरदस्त ये संकेत है कि लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री और इनके साथ पूरा दिन हमने चुनाव कैंपेन कवर किया। सरगुजा गए, रायगढ़ गए और रायगढ़ में जाकर के पब्लिक का इंटरेक्शन देखा। उसके बाद हमने देखा सरगुजा में किस तरह से पब्लिक सीएम का इंतज़ार कर रही थी, और ये तमाम जो दिन भर की गतिविधियां रहीं उसको हमने कवर किया। अब रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर पहुंच करके फिर मुख्यमंत्री अपने अगले प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में जाएंगे और हमारा जो सफ़र है वहीं पे ख़त्म होगा। तो मुख्यमंत्री जी रवाना हो चुके हैं पाटन में, और
ये सफ़र हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर।